आइए, अगला टॉपिक आया व्हाई एनवायरमेंटल एनालिसिस। देखो आप ना इसमें दो बातें आती हैं, ये ध्यान समझना। आप एनवायरनमेंट को एनालाइज भी करते हो और स्कैनिंग भी करते हो, ये एक ही चीज तो है? नहीं, एक चीज नहीं है। आप क्या कर रहे हो, मान लो अभी 2-3 महीने बाद कुछ चेंज आने वाले हैं या फिर अभी कुछ चेंज आ गया है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ेगा। और पड़ेगा तो अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रेट। अपॉर्चुनिटी तो क्या क्या ही अच्छी बात होगी, और थ्रेट होगा तो कैसे उससे बचा जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें दो टॉपिक आते हैं, एक एनालाइज और स्कैनिंग। एनवायरनमेंट एनालाइज भी करना होता है, एनवायरनमेंट को स्कैनिंग भी करनी होती है। लेकिन ज्यादातर जो कस्टमर, ज्यादातर जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो बेस्ट प्रोड्यूसर होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस को बेहतर चलाते हैं, वो एनालाइज ज्यादा करते हैं, स्कैनिंग कम करते हैं। क्यों? देखो, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आप लंबे समय के लिए आए हो या फिर 1-2 महीने के लिए आए हो, 1-2 साल के लिए आए हो? लंबे समय के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें ना हमेशा ऐसे तरह से अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। एनालाइज वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब हम फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को भी अभी से डील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? जैसे उसने किया था, उसे पता है 1.5 महीने बाद कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को आप पहले से ही क्या कर रहे हो, डील करना शुरू कर रहे हो, पहले से कुछ ना कुछ प्लानिंग करना शुरू कर रहे हो। तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप अपने एनवायरनमेंट को डेली बेस पे एनालाइज कर रहे हो, डेली बेसिस पर। क्योंकि जो 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद आने वाला है, पहले से उस पर काम कर रहे हो। तो अगर वो तब आ भी जाए ना तो भी आपको कोई नुकसान अगर होगा भी तो वो थोड़ा बहुत, क्योंकि आप पहले से रेडी थे, फायदे के तौर पे भी और नुकसान के तौर पे भी। ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सडनली आ जाती हैं, पता नहीं होता कब कभी आ जाए। ठीक है? मान लो अभी गवर्नमेंट ने तुरंत अभी मोदी जी आए टीवी पर और बोल दिया हम जीएसटी रेट बढ़ा रहे हैं, अचानक से कोई मतलब। नहीं, नहीं, उनकी प्लानिंग हमें नहीं पता ना। हमने हम अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट हमने नहीं, नहीं, एकदम से आया ना। बिज़नेस एनवायरनमेंट में हमें पता नहीं लग पाया, कहीं से भी। कहीं से पता चल पाया कि गवर्नमेंट जीएसटी तुरंत रेट बढ़ा दिया। तो ऐसे में क्या है, आप एनालाइज़ नहीं करोगे आप, उस टाइम पे आप करोगे स्कैनिंग। तो स्कैनिंग का मतलब होता है अभी करंटली जो प्रॉब्लम आई है उस पे स्कैनिंग करना, उसको एनालाइज़ करना और इससे कैसे बाहर निकलना है। अगर फ़ायदा है ये, तो फ़ायदा अच्छी बात है, और नुकसान है, थ्रेट है, तो कैसे उस थ्रेट से तुरंत बचा जाए। तो एनालाइज पे ज़्यादा फोकस किया गया है इस टॉपिक में। क्यों? क्योंकि क्योंकि ज़्यादातर तो हमें पता चल जाता है कि क्या-क्या होने वाला है आगे जाके। क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ मोबाइल इंडस्ट्री पता होता है कि क्या-क्या फैक्टर क्या-क्या इसमें रखिए इसे, ठीक है? क्या-क्या होने वाला है। जैसे वीवो, एमआई, सारे ब्रांड कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, क्योंकि पता है कि आगे और भी एवोल्यूशन तैयार होगा इसका, मोबाइल इंडस्ट्री का। तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहेंगे। इन्हें पता है, इसलिए वो पहले से क्या करते हैं, वो पहले से अपना काम शुरू कर मतलब अब पहले से वो इनोवेशन चालू कर देते हैं। ठीक है? लाएँगे 2 साल बाद नया फ़ोन, पर काम करना अभी शुरू कर देते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ही नहीं लेके आएँगे, दूसरे ब्रांड भी लेके आएँगे नया फ़ोन। तो हमें हमारे फ़ोन में, हमारे ब्रांड में क्या अलग फीचर हो जिससे पब्लिक खरीदे हमें, तो उसके लिए इनोवेशन करना पड़ेगा। ठीक। तो ज़्यादातर फर्म जो है वो एनालाइज़ पे ज़्यादा काम करती है। क्योंकि वो सोचते नहीं है कि अबे कल क्या होगा, पहले पहले कल गवर्नमेंट कौन-सी पॉलिसी लेके आएगी पता नहीं, उसको सोच के क्यों अपना अभी आज से खराब करना। तो अगर अगर गवर्नमेंट तुरंत लेके आ गई तो देख लेंगे बाद में। तो स्कैनिंग को कम पॉइंट पे रखा गया है, पर एनालाइज़ को ज़्यादा रखा गया है। अब एनालाइज़ में पहला क्या लिखा है? यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब यूज़ करना। आप इस चीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हो? मुझे बताओ, क्यों यूज़ कर रहे हो? आप एनवायरनमेंट को एनालाइज़ क्यों कर रहे हो? क्या यूज़ है इसका? इसका यूज़ ये है कि आप एंटीसिपेटेड करते हो। मतलब इट इट इज़ क्लियर दैट बिकॉज़ ऑफ डिफिकल्टीज़ टू असेसिंग ऑफ द फ्यूचर, मतलब जो-जो डिफिकल्टीज़ आने वाली है फ्यूचर में उसको उससे बचाना। नॉट ऑल फ्यूचर इवेंट कैन बी और सारे के सारे फ्यूचर को हम नहीं कर सकते। मैंने बोला ना कि मैं अभी से तैयार हूँ। 2 महीने 3 महीने के बाद जो भी प्रॉब्लम आने वाली है मैं अभी से तैयार हूँ। पर अब मान लो 1.5 महीने बाद सडनली एक नई प्रॉब्लम आ गई, जो मुझे पता भी नहीं था। तो क्या मैं सारी फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं सारे प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर सकता हूँ? सडनली कुछ भी आ सकता है ना? तो वही चीज़ है कि हम फ्यूचर के सारे प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर सकते हैं, पर सबको नहीं कर सकते। जो हमें पहले से पता है कि ये होने वाला है, तो उसको तो हम एनालाइज़ करके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर लेंगे। पर सारे फ्यूचर वाले नहीं हो पाते, कि कई बार ऐसे फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहाँ नहीं हो पाता। तो यूज़ का मतलब क्या है? हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम क्या करें? हम अपने मैनेजरियल डिसीज़न ले सकें। लाइकली टू बी बेटर, कि कैसे बेटर? बेटर वे में अपने मैनेजर का डिसीज़न ले सकें। तो हम इसलिए एनालाइज़ करते हैं। ठीक है? हम इसलिए एनालाइज़ करते हैं।
यूटिलिटी यूज करते हैं। फिर से देखो, फ्रॉम एनवायरमेंट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक गेट टाइम टू एंटिसिपेटेड अपॉर्चुनिटीज एंड प्लान ऑप्टिमल रिस्पॉन्स टू द दिस अपॉर्चुनिटी। पहले आप पता करो कि आपके लिए फायदा है नुकसान है, फायदा है तो कि कैसे उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाओ, और नुकसान अगर होने वाला है तो कम से कम नुकसान हो। तो आप पहले से ही इसको इसलिए यूज करते हो। हम एनवायरमेंट एनालिसिस को क्यों यूज करते हैं? यूटिलिटी मतलब यूज करना। हम यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं? ये सब के लिए यूज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कुछ भी फायदा हो तो अच्छे से फायदा हो जाए, नुकसान हो तो कम नुकसान। ठीक है, तो उसके बाद एक और भी है, पर्पस क्या है? वो तो है यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम मतलब ऐसा क्यों होना चाहिए, इन्वायरमेंट को एनालाइज क्यों करना चाहिए, क्या पर्पस है? फर्स्ट क्या पर्पस है इसका? एनालाइज आपको प्रोवाइड करता है समझने में कि करंट में आज और पोटेंशियल चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट, कि क्या क्या एनवायरमेंट चेंज होने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन मस्ट बी अवेयर, ताकि हम अवेयर हो जाएं अपने एनवायरमेंट को लेकर। एट द सेम टाइम वन मस्ट हैव बी लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक का प्रोस्पेक्टिव अबाउट द फ्यूचर टू। मतलब हम इसमें इस पर्पस ये होता है कि बाद में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हम पहले से क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर हम मान लो प्रॉब्लम आने वाली है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हमने जान लिया कि भैया ये प्रॉब्लम आने वाली है या फिर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अगर प्रॉब्लम आने वाली है तो हम क्या करते हैं, क्या पर्पस है, हम क्यों एनालाइज करते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि प्रॉब्लम आने वाली है या अपॉर्चुनिटी। अगर प्रॉब्लम आने वाली है तो हम क्या करते हैं, उसका कुछ स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जिससे हमें लॉस कम होगा। ठीक है, और थर्ड में क्या है, इन्वायरमेंट एनालिसिस शुड फैसिलिटेट एंड फोस्टर, मतलब इन्वायरमेंट एनालिसिस अगर नहीं होता ना तो तुम बहुत जल्दी अपने बिजनेस को जो लेकर कुछ नए डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर बिजनेस एनवायरमेंट एनालाइज नहीं होता तो तुम अपना बिजनेस डुबा भी सकते हो। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है ताकि तुम जल्दी जल्दी कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लो और अपने फर्म को लॉस से बचाओ, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए तो अच्छा, फिर स्कैनिंग में क्या आता है, मैं कहता हूँ स्कैनिंग क्या होता है, करंट बेसिस पर, एकदम से बेसिस पर। ठीक है, और स्कैनिंग में क्या क्या है, देखो इसमें इनपुट और आउटपुट। इसमें क्या है, स्कैनिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग हो गई है ना, प्रिस्क्रिप्टिव इन्वायरमेंट चेंज स्ट्रेटेजी चेंज। मतलब इसमें अच्छे से बताऊंगा, इसको पॉइंट से नीचे लिखा होगा, देखो ये रहा। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं केबल ऑपरेटर हूँ या फिर वाईफाई ऑपरेटर हूँ, मैं वाईफाई देता हूँ लोगों को। अब मैंने ना कोई एनालाइज नहीं किया, मैंने कोई एनालाइज नहीं किया कि कुछ आने वाला है, अचानक से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, अचानक से गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा दिया, और गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाया और मेरे पास जो स्टॉक में कम से कम 100 राउटर पड़े थे, मेरी कैपेसिटी कितनी थी कि मैं 100 राउटर लगा सकता हूँ और इतनी वायरिंग कर सकता हूँ पूरे एरिया में। तो इवेंट क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। उसके से ट्रेंड क्या आया, ट्रेंड आया लोगों ने वाईफाई यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, इशू क्या आया, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। जहां मैं पहले से एनालाइज कर लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कमाने की। ठीक है, लेकिन मैंने तो स्कैनिंग की, मैंने तो एनालाइज नहीं किया, अब स्कैनिंग पे आ चुका हूँ, करंट बेस पे देख रहा हूँ। अब तुरंत देख रहा हूँ तो क्या है, आगे ना इशू। अगर मैं यही चीज पहले से कर लेता तो इशू आता। तो और पहले से करने को क्या कहते हैं, एनालाइज, और करंट बेस पे कहते हो तो क्या आ गया मेरे पास, तुरंत क्या आ गया, एक इशू आ गया। तो भैया इवेंट कुछ भी हो सकता है कहीं भी, पता नहीं था, तुरंत हो गया। इसके से एक ट्रेंड चालू हो जाता है, ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मेरे लिए तो एक पॉजिटिव था, लेकिन देखा बाद में यार मैं तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे 2-3 दिन लगे और माल मंगवाया पीछे से मैंने। कैसे, कहीं भी इलीगल तरीके से, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था ना, और माल मंगवाया, वायर मंगवाए, अपने कैपेसिटी को बढ़वाया मैंने। हाँ, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम ठीक करने वाले बंदे थे, सप्लायर थे, उनकी दुकानें बंद थी पर दुकान चालू थी, घर से चालू कर रहे थे ये। मतलब इन्होंने इतने मोबाइल बेचे हैं उस टाइम पे, इतने लैपटॉप बेचे हैं, इतने सिस्टम बेचे हैं, जिन्होंने मतलब ऐसे नहीं बेचते, इतना बेचा इन्होंने। कहाँ से, घर से बेच रहे थे सब कुछ। तो इशू तो आ गया था ना उनको एक तरीके से, क्या कैसे दुकान चलेगी, फिर बाद में क्या दुकान लगाया, अच्छा घर से चलाएंगे, दूसरा घर से ही चलाएंगे, दुकान बंद है कोई बात नहीं, घर से चलाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने, उनको इशू आया था, फिर उस इशू कैसे प्रॉब्लम ठीक करना है, एक्सपेक्टेशन। अब कस्ट देखो, सुनो मैं वही सेम एग्जाम बता रहा हूँ। जैसे पहला इवेंट क्या था, इवेंट ये आ गया था, ये लॉकडाउन लग गया, ट्रेंड का चला कि लोगों ने इंटरनेट का यूज बढ़ा दिया, ये ट्रेंड में आ गया था। इशू ये आया कि या तो देखो, तुमने अगर वाईफाई नहीं लगवाया होगा तो तुमने देखा होगा तुम्हारा नेट स्लो चल रहा था उस टाइम पे, काफी स्लो चलता था उस टाइम नेट, क्योंकि सबके सब घर बैठे हैं और यूजेस बहुत तगड़ा हो गया है, मतलब लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं।
तो वो जो नेट की स्पीड है वो बढ़ गई है अब सब में। अभी नहीं होता क्योंकि बहुत लोग कहाँ जा चुके हैं, अभी एक आज के दिन भी लोग कहाँ जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, तो उस एरिया में मोबाइल कम हो जाते हैं, ठीक है, फिर भी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे क्या है, सभी के सभी उसी फ़ोन में लगे हुए हैं, कुछ काम करने को है ही नहीं। तो नेट की स्पीड काफ़ी कम आ गई, तो इश्यू तुम्हारे लिए भी है और जो बेच रहा है उसके लिए भी है। तुम्हारे लिए इश्यू क्या है, भई एक ट्रेंड की वजह से हमारा नेट कम चल रहा है, नेट की स्पीड डाउन हो गई है। और उसको इश्यू क्या है कि मैं दे नहीं पा रहा हूँ स्पीड, पब्लिक का फ़ोन आ रहा है कि भाई स्पीड कम क्यों है, स्पीड कम क्यों है? ऊपर से मेरी कैपेसिटी को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन क्या है कि शायद हमारा जो ऑपरेटर है, वो वाईफ़ाई ऑपरेटर वो ज़्यादा एमबी का नेट दे हमें, ठीक है? हमारे यहाँ भी वाईफ़ाई लगवा दे, ठीक है? हमारे यहाँ भी अब कनेक्शन आ जाए, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो ये है स्कैनिंग की वाली बात। लास्ट मेथड है, लास्ट टॉपिक है इसका, कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट, कि आखिर बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? 2 इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? ये सारे पॉइंट समझ लेंगे, चैप्टर खत्म, ठीक है? रेडी? देखो, इंटरनल मतलब क्या होता है? आपके बिज़नेस के अंदर, जिस पे आपका कंट्रोल है, ठीक है? आपके बिज़नेस के अंदर जो फैक्टर हैं, जो आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डालते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। और बाहर के जो भी होंगे, जिस पे आप कंट्रोल नहीं होता आपका, वो बाहर के जो होंगे, वो होंगे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट के सारे पॉइंट देखते हैं एक बार देखो। पहला है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है आपके डिसीज़न। भाई मैं मुझे बताओ, आप शुरुआत के मतलब जो भी जब आपने बिज़नेस शुरू किया, आपने शुरुआत के 5 साल तो कस्टमर को अच्छी सर्विस दी। छठे साल में आपने सर्विस देना बंद कर दिया अच्छे से। कस्टमर आपका नाराज़। आप ही की वजह से आपका बिज़नेस डाउन हो जाएगा अब। क्या है? वैल्यू सिस्टम में आएगा। ठीक है? और अगर और अच्छे देते रहोगे, तो और प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि लोग डिमांड करेंगे आपके प्रोडक्ट की। मिशन एंड ऑब्जेक्ट मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका मिशन क्या है? अगर आपका मिशन अच्छा है, मतलब इतना सेल करना है, नहीं करना, ये आपके पे डिपेंड करता है। मिशन जितना बेहतर होगा, उतनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतना आपका बिज़नेस चलेगा। मिशन ही नहीं है, प्रॉफिट क्या कर रहे हो आप, किस उद्देश्य के लिए बिज़नेस कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है, तो समझ लो आपका बिज़नेस डाउन होने वाला है। ठीक है? उसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा है? आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर आपकी कंपनी में जॉब करना है, तो मैं क्या कहूँगा, यार मुझे ना एक बार जानना पड़ेगा कि आपकी जॉब आपकी बिज़नेस है कैसा? कोई मतलब मालिक अपने एम्प्लॉयी को गाली तो नहीं देता, मा क्या सैलरी टाइम पे देता है कि नहीं देता? तो स्ट्रक्चर मतलब क्या एनवायरनमेंट कैसा है अंदर का, उसी बेसिस पे आपका बिज़नेस चलता भी है। क्योंकि बहुत लोग आपके बिज़नेस जुड़े हुए हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एम्प्लॉयी, है ना? ये सब जुड़े हुए हैं। तो आपके बिज़नेस स्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा, उतना ही बेहतर आपका बिज़नेस चलने वाला है। उसके बाद क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर। आपके बिज़नेस का कल्चर कैसा है? भैया होता है ना, आपने देखो कभी भी रील्स में देखा होगा कि एक बंदा बोलता है कि आज हमारे ऑफिस में लंच में ये मिल रहा है खाने को। मतलब उन्होंने अपना बिज़नेस कैसे रख रखा है उस बंदे उस ब्रांड ने कि अपने एम्प्लॉयी को खाना भी देता है। वो भी बेहतर-बेहतर खाना देता है। आप एप्पल पे चले जाओ या फिर गूगल पे चले जाओ, वहाँ तो बल्कि ये मान लो स्वर्ग में आ गए आप। इतना कुछ मिलता है। मतलब एप्पल के ऑफिस में चले जाओ, गूगल के ऑफिस में चले जाओ, वहाँ तो बिल्कुल अलग ही स्वर्ग है एक तरीके से एम्प्लॉयी के लिए। कुछ भी मिल सकता है आपको वहाँ पे, इतनी फैसिलिटी मिलती है। तो उनका अलग ही कल्चर है बिज़नेस चलाने का। क्यों ब्रांड नहीं बनेगा? उनका ब्रांड बनेगा। मतलब उन्हें पता है कि भैया मैं हमारे प्रोडक्ट का अगर ब्रांड बना है कस्टमर से, तो उनको देने वाला बंदा ही तो हमारे एम्प्लॉयी है। और एम्प्लॉयी अगर बेस्ट रहेगा तो उसको ब्रांड प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो इनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, यही मेन है। तो इनको इनको अच्छे से रखना है हमें। हमें अपना बिज़नेस का कल्चर अच्छा रखना है। ठीक है? उसके बाद क्या है? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़। अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स मतलब लेबर को बीमार रहते हैं, है ना? बीमार रहते हैं या फिर उनके अंदर ताकत नहीं है काम करने की, 1 घंटा काम किया फिर पता नहीं कहीं जा रहे हैं, ठीक है? बात करने की तमीज़ नहीं है, तो आपका अंदर की जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज़ की क्वालिटी है वो बेकार है, तो समझ जाओ आपका बिज़नेस चलने वाला है नहीं। रिसोर्सेज़ ह्यूमन रिसोर्सेज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम तीनों चारों टीचर यहाँ पे क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्सेज़ है। किसी एक ने भी अगर कुछ डाउन किया, ठीक है? किसी एक ने भी अपनी एफर्ट कम दिखा दी, तो नाम तो एबीसी मार्क्स पे खराब हो जाएगा ना। खराब होगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज़ को अपना पूरा 100% देना पड़ता है। तो ये है क्वालिटी, हमारी क्वालिटी है। तो क्वालिटी भी आपकी बेहतर होनी चाहिए, जिससे आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेबर यूनियन लेबर यूनियन, सारे लेबर मिलके ना एक यूनियन बनाते हैं। अगर इन लेबर ने धरना धरना दे दिया, चलेगा बिज़नेस? नहीं होती चलेगा ना। उसी तरह लेबर यूनियन की वजह से भी आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो भी आपके लिए क्या है? एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट वो फैक्टर होते हैं जिससे आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज़ एंड टेक्निकल मतलब वही चीज़ है कि आपके पास जो मशीन है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो यूज़ करते हैं आप बिज़नेस में,
इनकी वजह से मान लो दूसरा बंदा तो अच्छी मशीन लगा के प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, आप आउटडेटेड मशीन पे लगे हुए अभी भी। अगला बंदा दूसरा दूसरा जो कंपनी है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन कर रहा है, आप अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। कहाँ से प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका? बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना? समझे? अब आते हैं किस पे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। बाहर के फैक्टर जी तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। देखो इसमें भी क्या आते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट जो हमसे बिल्कुल कनेक्टेड है, पर है बाहर के। हमसे कनेक्टेड रहते हैं पर है बाहर के। और मैक्रो जो वाक़ई में मतलब हमसे कनेक्टेड भी नहीं है और बड़े लेवल मतलब उनके डिसीजन की वजह से सिर्फ हमारे बिज़नेस पे नहीं, सभी के बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब है बाहर के पर इससे हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और इस पे क्या आएँगे? बाहर के मतलब सबके बिज़नेस पे। बस अब सबके सबके बिज़नेस पे तो मेरा बिज़नेस भी तो आएगा। सबके बिज़नेस में मेरा भी बिज़नेस आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? ऑर्गनाइज़ेशन मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल इंडस्ट्री चलाता हूँ, मतलब मोबाइल इंडस्ट्री मेरा भी ब्रांड है। अब मोबाइल इंडस्ट्री कुछ ना कुछ नया लेके आ रही है, मैं लेके नहीं आ रहा। अब मोबाइल इंडस्ट्री से सीधा कनेक्ट मैं ही हूँ। या फिर मान लो जैसे टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी ना उन्होंने बोला कि भैया ₹50 का जो रिचार्ज कराएगा उसके फ़ोन में इनकमिंग कॉल आएगी। ये क्या था? ये एक पूरा एक मार्केट है जिन्होंने डिसीज़न ले लिया और जो सीधा हम हमसे इसी इसी मार्केट में हम आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर एयरटेल है और एयरटेल वीआई और जियो ने और 1-2 कंपनी और हैं, उन्होंने मिलके ही बोला कि इनकमिंग कॉल का ना पहले चार्ज नहीं लगते थे, बताओ। तो इन्होंने सबने मिलके कराया ये, एक बार में कराया एक बार में। तो ऐसे में क्या होता है, अब देखो मान लो गवर्नमेंट ने बोला हम जीएसटी रेट बढ़ा रहे हैं सभी पे, सभी प्रोडक्ट पे, तो वो तो हर बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे पे भी पड़ेगा। लेकिन जो मोबाइल इंडस्ट्री है, उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? सिर्फ मोबाइल कंपनी पे ही पड़ेगा। उन्होंने कुछ भी मतलब सारे कंपनी ने मिलके डिसीज़न लिया तो इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? सिर्फ मोबाइल कंपनी पे पड़ेगा, बाकी सब पे थोड़ा ना पड़ने वाला है। तो ये है ऑर्गनाइज़ेशन मतलब उसी ब्रांड से रिलेटेड, उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई अगर कुछ भी पॉलिसी आती है, तो डायरेक्टली मेरे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है ये। मैंने क्या बोला सर दोनों मतलब समझ में आ गया? मतलब ये भी बाहर के होते हैं, ये भी बाहर के होते हैं, पर ये हमारे ही बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करेगा बस और ये सारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसमें हमारा भी आ जाएगा। फिर है कस्टमर, भाई हमारा कस्टमर चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट अब खरीद नहीं रहा हो क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारा कस्टमर कह रहा है, "भई यार प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो तुम, तो और बनाओ।" और बिज़नेस बढ़ेगा, ठीक है? कॉम्पिटिटर, हमारा ही कॉम्पिटिटर, अगर उसने कुछ चेंजेस किया, इफ़ेक्ट हमारे पे पड़ जाएगा, है ना? तो वो इससे क्या हो रहा है, हम मेरे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है बस, जो हमारे बिज़नेस से कनेक्टेड है। मार्केट, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट मार्केटिंग सही होगी, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट सही होगी, तो हमारा बिज़नेस अच्छा होगा, मार्केट सही नहीं है तो बिज़नेस होगा। इससे भी डायरेक्ट हम पे ही कनेक्ट हो रहा है ये सब कुछ। सप्लायर पीछे से जितने भी रॉ मटेरियल आते हैं, रॉ मटेरियल हमसे कनेक्टेड है डायरेक्ट। अगर रॉ मटेरियल ने कुछ भी गड़बड़ किया, है बाहर का ना? हमारे यहाँ का तो नहीं है, बाहर का है। पीछे से रॉ मटेरियल किसी मतलब मान लो जैसे लैपटॉप में लगने वाला चिप जो है, वो शायद से जापान में आता है ना? जापान में आता है शायद कोई बनाता है। एक कंट्री है जो ऑल ओवर जितने भी लैपटॉप बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कंट्री उसको सप्लाई करती है। अगर वो बंद हो गया, तो एक ही इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो है लैपटॉप इंडस्ट्री पे। बाकी सब पे इफ़ेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है? तो वही है कि आपके सप्लायर जो आपसे कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इनकी वजह से भी आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है और लास्ट है इंटरमीडिएट मतलब आप लोग प्रोडक्ट बनाते हो, कस्टमर डायरेक्ट नहीं बेचते। आप लोग बेचते हो किसको? पहले होलसेलर को, होलसेल फिर रिटेलर को, फिर कस्टमर को और आपका होलसेलर और रिटेल ही गायब हो गए तो कैसे बेचोगे? कस्टमर को डायरेक्ट नहीं बेच सकते आप, ठीक है? तो ऐसे में ये भी कहीं न कहीं डायरेक्टली आपके बिज़नेस से कनेक्टेड हैं और इनकी वजह से आपका बिज़नेस चलता है ज़्यादा या फिर कम। अब आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जिसपे आपके तो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ऑल ओवर पे भी पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी, भैया पैसा कम मार्केट में कम हो गया है, अब लो इन्फ्लेशन-डिफ्लेशन, सिर्फ आपके बिज़नेस नहीं पूरी की पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी और बढ़ भी जाएगी। पॉलिटिकल लीगल, पॉलिटिकल मतलब जैसे मान लो आप आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो नहीं या फिर आप कह रहे हो यार ये वाली सरकार आएगी ना तो हमें लाइसेंस मिल जाएगा या फिर मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो थोड़ा बेकार होगा या फिर कोई जो किसी धर्म को गलत मतलब उनका बेइज्जती करने वाली वो लोग बहुत सारी चीजें और कोई आया कोई दल आया और कह रहा कि भैया आप प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट आप बना नहीं सकते आप कहोगे ये तो हमें लाइसेंस मिला हुआ है तो वो क्या करेगी वो गवर्नमेंट को क्या करेगी फोर्स करेगी कि इस कंपनी का ये बंद करो वो बंद करो तो गवर्नमेंट बंद कर देगी तो क्या हुआ ठीक है
तो गवर्नमेंट की वजह से भी बंद हो सकता है, ठीक है, या फिर चल सकता है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद टेक्निकल फैक्टर, टेक्निकल कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ नई टेक्निकल मशीन आ रही है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या फिर बेकार होगी। ग्लोबल फैक्टर जैसे कोरोना आया, सिर्फ एक बिजनेस में नहीं, सभी बिजनेस पे इफेक्ट कर दिया इसने। सोशल कल्चर, आपके जो सोशल कल्चर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने भैया सोशल कल्चर में देखा कि कोई भी मॉडर्न कपड़े नहीं पहनेगा, तो जीन्स बेचने वाला बंदा भी नहीं बेच पा रहा, मॉडर्न शर्ट बेचने वाला बंदा भी नहीं बेच पा रहा, ठीक है, सब क्या पहनेंगे, कुर्ते पजामे, लड़कियां पहनेंगी सूट सलवार और साड़ी। मतलब अगर ये क्या, मतलब ये मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा हो जाए तो सभी के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। लोग नहीं जाएंगे मैकडोनल्ड्स पिज्जा हट, लोग पराठे खाएंगे सुबह सुबह। हाँ, फिर है नहीं। डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी आपकी उस प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरह डेमोग्राफिक में मतलब पॉपुलेशन के से भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। ये सारे फैक्टर्स थे की वजह से आपका बिजनेस चलता है या फिर नहीं चलता, और बाकी ये सारे वही पॉइंट आने वाले हैं, फिर आप, ठीक है। क्या अभी कुछ कुछ पॉइंट रह गए जो हम बताएंगे, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया आपका।